हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे द एग्ज़ामपीडिया अ स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, यह चैनल यूट्यूब पर विभिन्न प्रकार की सरकारी नौकरियां जैसे यूपी ट्रिपल एससी की पेट हो गई और रेलवे की ग्रुप डी, एनटीपीसी, यूपी पुलिस और यूपी टेट सी टेट, इन सभी परीक्षाओं की दोस्तों ये एक शॉर्ट नोट्स और एक शॉर्ट स्टडी मटेरियल, मतलब आपका सिर्फ एग्ज़ाम फोकस्ड, आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाना है, आपको हमें मटेरियल उतना ही देना है जो आपके एग्ज़ाम में आता हो। तो उस टाइप के ये वीडियो और आपको नोट्स प्रोवाइड कराता है दोस्तों। और दोस्तों, आपको पता होगा कि जैसे हर एग्ज़ाम का एक पैटर्न होता है। जैसे आरआरबी के लिए अगर मैं बात करूँ तो आरआरबी के लिए आप सिर्फ स्पीडी पढ़ लीजिए और स्पीडी से रिलेटेड टॉपिक और करंट के टॉपिक, तो आपके दोस्तों कंफर्म सिलेक्शन है। तो ऐसे ही हर एग्ज़ाम का एक पैटर्न होता है, तो हम बस उसी पैटर्न पे फोकस करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हमारा चैनल एक कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो दोस्तों, अगर आइए आप हमारे चैनल पे, और आपको अगर हमारा कंटेंट पसंद आए, हमने क्या पढ़ा रखा है, कैसे पढ़ा रखा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। ठीक है दोस्तों? तो अभी दोस्तों हम करंटली यूपी ट्रिपल एस सी पेट के अंतर्गत जो प्रारंभिक अंक गणित आपका सिलेबस है, उसमें हम आज होल नंबर, जिसे हिंदी में पूर्ण संख्या बोलते हैं, उसको आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो आइए चलिए आज हम अपनी कक्षा की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों, होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या? तो जो दोस्तों दशमलव में ना हो, एक पूरा कंप्लीट नंबर हो, या जो रेशियो में ना हो, उसे हम होल नंबर कहते हैं। जैसे 2 हो गया आपका, 4 हो गया, 26, 5269, ये सब दोस्तों आपका होल नंबर हो गया, पूर्ण संख्या। अब दोस्तों, होल नंबर को एक अलग तरीके से अगर परिभाषित किया जाए तो इसे कहते हैं जीरो से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो नहीं लेते थे, पर अगर हमने यहाँ पे जीरो ले लिया और इसे अनंत तक ले गए पॉजिटिव साइड में, तो ये दोस्तों आपका एक होल नंबर बनाता है। ठीक है? अब दोस्तों, इसी के साथ हम आइए चलिए इस चैप्टर में जो हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे, बीच में यूज़ आएंगे, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, बाकी सब आप जानते ही होंगे। थोड़ा ये अभाज्य नंबर, जिसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं, उसको हम दोस्तों भूल जाते हैं रह रह के, या हम याद नहीं रहता, तो इसे आइए चलिए एक बार मैं बता देता हूँ। तो अभाज्य संख्या, जिसे प्राइम नंबर बोलते हैं, यह है संख्याएं जिसमें एक और स्वयं के अलावा और किसी से भाग न जाए। ठीक है? एक और स्वयं के अलावा, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसे दूसरी तरीके से ऐसे कहते हैं कि जिनका गुणनखंड एक और स्वयं हो। इन दोनों का मतलब दोस्तों सेम ही है, बस अलग तरीके से बोला गया है कि गुणनखंड करें और एक और स्वयं ही आए। एक हमेशा दोस्तों मल्टीप्लाई में आएगा, तो एक की तो सोचने की बात ही नहीं रहती, बस एक स्वयं कंफर्म करना होता है, एक स्वयं के अलावा कोई और नहीं है। या इसे ऐसे ही बोलते हैं जिसके दो गुणनखंड ही हों, तो एक एवं स्वयं दो गुणनखंड ही हों। और ये भी इसके बाद ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि सिर्फ दो ही हों, सिर्फ दो, ना ज़्यादा ना कम। अब ये ज़्यादा तो समझ में आता है, कम क्यों नहीं, तो आइए देख लेते हैं। एक का अगर हम देखें कि किससे किससे भाग जा रहा है, तो एक का सिर्फ एक से भाग जा रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये न दो है, ये दो से कम है, सिर्फ एक से भाग जा रहा है। तो ये दोस्तों ना ही भाज्य संख्या है एक, ना ही अभाज्य है। ठीक है? ये संख्या एक दोनों नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा आप। अब अगला आ गया दो, ये एक से और दो से दोनों से भाग जाता है, तो ये आपका प्राइम नंबर हो गया। ठीक है? ऐसे तीन देख लेते हैं, तीन एक से भाग जाएगा और सिर्फ तीन से भाग जाएगा, तो ये भी दोस्तों आपका प्राइम नंबर हो गया। अब चार देख लेते हैं, चार एक से भी भाग जाएगा, दो से भी भाग जाएगा और चार से भी भाग जाएगा, तो ये दोस्तों आपका प्राइम नंबर नहीं है। अब कुछ प्राइम नंबर से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जिसमें क्या है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो कि दो है। ठीक है? दो आप क्लियरली देख रहे हैं। और सब इसकी बात ये भी ध्यान दीजिएगा, एक ये सम अभाज्य है, यानी ये सम है। और सबसे बड़ी बात है इसकी दोस्तों, इसकी खासियत दो की ये है कि ये पूरे प्राइम नंबर सीरीज में एक ही सम संख्या है। ठीक है? सबसे छोटी भी है और एक ही सम संख्या भी है प्राइम नंबर सीरीज में, बाकी सारे के सारे आपको विषम संख्याएं मिलेंगी, चाहे आप इन्फिनिटी तक चले जाएं।
अब दोस्तों सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होगी। ठीक है, ये 3 है। अब इससे जितने भी आएंगे बड़े आते जाएंगे। और सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या 4 है हमारी, क्योंकि ये अभाज्य नहीं आ रही थी तो भाज्य होगी, सीधी सी बात है। भाज्य का मतलब होता है वो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी कट जाए। ठीक है, तो 4 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। अब दोस्तों एक और पॉइंट है कि ऐसी संख्याएं जिसके अंकों को आपस में बदलने पर भी अभाज्य रहती हैं। ठीक है, आपस में बदल दिया है, आपस में बदल दिया है, जैसे 13 है तो 13 को उल्टा कर दें तो 31, ये भी अभाज्य रहती हैं। 17 को उल्टा 71, ये भी हैं। 37 का उल्टा 73, 79 का उल्टा 97। तो दोस्तों ये आप कुछ याद रखिएगा, कभी कभी वन लाइनर के तरीके से पूछ लिया जाता है। और आपको मैंने अभाज्य संख्याओं की लिस्ट दोस्तों मैंने बता दी है 100 तक की, इसे भी याद रखिएगा, कभी कभी काम आ जाती हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, फिर 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ठीक है दोस्तों, ये टोटल इनकी लिस्ट है। अब आप इसे याद रख लीजिएगा, ये ग्रुप डी और आपके जो आरआरबी ग्रुप डी और स्टेट एग्जाम्स के ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछे चले जाते हैं, डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं। तो आइए चलिए अब दोस्तों हम अगले पेज पे चलते हैं। अब दोस्तों अभाज्य युग्म के बारे में देख लेते हैं, जिसे इंग्लिश में ट्विन प्राइम कहते हैं। तो ये होती है दोस्तों दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 हो। ठीक है, 2 हो एग्जैक्ट। तो अब ऐसे अभाज्य संख्याओं का पेयर हम खोजते हैं। तो जैसे 3 5 है, इनका अंतर 2 है। 5 7 है, इनका अंतर 2 है। 17 19, इनका अंतर 2 है। 11 13, इनका अंतर 2 है। तो ये दोस्तों अभाज्य युग्म हो जाएंगी। अब दोस्तों अगला असहभाज्य बोलते हैं या सह अभाज्य बोलते हैं। ठीक है, दोनों का हिंदी का मीनिंग एक ही होगा। और इसे को प्राइम बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये क्या होती हैं? ऐसी दो संख्याएं जिनका अभाज्य होना जरूरी नहीं, ये ध्यान दीजिएगा, अभाज्य होना जरूरी नहीं है, वो भाज्य भी हो सकती हैं। दो संख्याएं जिनके बीच उभयनिष्ठ, जिसे कॉमन बोलते हैं, जिनके बीच कॉमन एक के अलावा कोई ना हो। ठीक है, एक के अलावा कोई ना हो, कॉमन। जिसका मतलब एक और होता है कि एचसीएफ, जिसे महत्तम समापवर्त बोलते हैं, वो एक हो आपका। तो देख लेते हैं, 2 3, इनके बीच में कॉमन एक के अलावा और कुछ नहीं है, तो ये दोस्तों आपकी को प्राइम नंबर होगी। 4 9, आप देख लीजिए दोनों भाज्य संख्याएं 4 और 9 दोनों हैं, पर ये दोनों भी को प्राइम का पेयर बनाएंगे क्योंकि इन दोनों के बीच कोई कॉमन नहीं है। ऐसे 13 35। तो ध्यान दीजिएगा इन नोट में कि कोई भी दो सम संख्याएं को प्राइम नहीं हो सकती। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपको पता है कि सम संख्याएं हैं तो खुद से तो विभाजित होंगी ही, और एक के अलावा ये दो से भी पक्का है, एक तो रहेगा ही हमेशा, एक मत उसका। पर सम संख्याएं दोनों, तो दो भी उसका एक होगा फैक्टर, तो इसीलिए वो को प्राइम नहीं हो सकती। अब दोस्तों एक मैंने 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, ये कभी कभी पूछ लेता है डायरेक्ट, और कैसे निकालना होता है मैं आपको एक ट्रिक याद दिला देता हूँ। टोटल दोस्तों होती हैं 25। ठीक है, 1 से लेके 100 तक। अब 25 में सम आपको याद है सिर्फ अकेली दो ही होगी, तो एक सम हो गई, विषम 24 हो गई। अब दोस्तों इनके याद करने का तरीका है, 4 4, आप इसे 44 याद रख लीजिए, 44 का आधा फिर 22, फिर दोस्तों आपका है 32। अब 32 को उल्टा कर दीजिए 23, और आखिरी में 21। अब दोस्तों इसे जैसे भी आप याद कर सकते हैं याद कर लीजिए। अब मैं बताता हूँ इनका मतलब क्या है। 4, ये 1 और 10 यहाँ पे लिख दीजिए, ये 20 30, इसका मतलब क्या समझाऊँ मैं, 1 और 10 के बीच दोस्तों 4 है। ऐसे ही 10 और 20 के बीच दोस्तों 4 है। ऐसे ही मैं आपके चला जाऊँ आगे, तो 50 और 60 के बीच में 2 है, और 60 और 70 के बीच में 2 है। तो अब दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन कैसे पूछता है कि 1 से लेके 100 के बीच में टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो दोस्तों आप डायरेक्ट लगा देंगे 25। ठीक है, अब कभी कभी पूछ लेता है कि 50 से लेके 70 के बीच में कितनी है, तो 50 से लेके 70 के बीच में आप जोड़ दीजिए 2 2 4, तो आपका 204 आंसर आ जाएगा। अब कभी कभी पूछ ले कि मान लीजिए 30 से और 80 के बीच में, तो 30 ये रहा और 80 ये रहा, तो इसके बीच में कितनी है दोस्तों, 2 3 5, 2 7, 2 9, 3 12।
ठीक है, तो ऐसे ही आप आंसर लगाते चले जाएंगे। तो आप 100 तक का याद कर लीजिएगा, उससे ऊपर आएगा तो दोस्तों उसके ऊपर काफ़ी ट्रिक्स हैं और वो सब हैं, तो वो उतना आपके एग्ज़ाम में आना मुश्किल है। तो आइए चलिए अब आगे चलते हैं कि कैसे पता करें नंबर प्राइम है या नहीं। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या है उसके इकाई का अंक देखते हैं, यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है या नहीं। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक होगा तो सीधी सी बात है वो सम संख्या हो जाएगी और वो प्राइम नहीं होगा। अब अगले पेज पे चलते हैं। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट है, हम क्या करते हैं सभी अंकों का योग करते हैं। जैसे क्या है कि अगर हमारा 758 लिख रखा है तो हम इसके एक एक अंकों का योग करेंगे। तो क्या करेंगे, 7, 5, 12, 8, 20, और इसको हम 3 से भाग दे के देखेंगे, जो कि मतलब आपका 3 की डिविजिबिलिटी है। 3 की डिविजिबिलिटी हम ऐसे ही चेक करते हैं, सभी अंकों का योग करते हैं और उसे 3 से भाग देते हैं। तो 3 से भाग दे के देख रहे हैं तो 3 से भाग नहीं जा रहा है क्लियरली। ठीक है, तो ये दोस्तों नहीं भाग जा रहा है तो अभी कंफर्म नहीं है प्राइम है या नहीं, पर ये कंफर्म है कि प्राइम हो सकता है। अब आगे देखते हैं कि नंबर के पास का वर्गमूल निकालें। ठीक है, नंबर के पास का वर्गमूल, जैसे ये 758 है, अब इसके पास का वर्गमूल क्या हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम 27 का स्क्वायर करें, ठीक है, 27 का स्क्वायर करें तो हमारा आता है दोस्तों 729। तो देख सकते हैं कि आप ये इसके पास का है और इसे हमेशा छोटा लेते हैं। अब दोस्तों ये 27 आ गया, अब हमें क्या करना है कि उससे छोटी सभी, यानी इस 27 से छोटी सभी प्राइम नंबर से भाग करके देखते हैं। तो सभी प्राइम नंबर जितने भी 27 से छोटी, मैं पिछली लिस्ट दी थी, एक एक से भाग करके देखेंगे इस नंबर में 758 में। अगर वो डिवाइड हो जाए किसी एक से भी तो प्राइम नंबर नहीं होगा दोस्तों, अगर ना हो तो वो प्राइम नंबर है। ठीक है, अब दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट आता है इकाई का अंक। इकाई का अंक निकालते हैं, पूछ लेता है क्वेश्चन में कि ये है, इसका स्क्वायर अगर रहेगा तो इसका इकाई का अंक क्या है। तो दोस्तों आइए एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इसमें एक साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट होता है। अब इसमें दोस्तों नंबर कुछ होते हैं, ये पूरा दोस्तों पावर वाली बात हो रहा है कि जैसे कोई नंबर दे रखा है XYZ की पावर P, तो इसके रिलेशन में दोस्तों इकाई का अंक, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा यूनिट डिजिट होता है जो Z है, ये Z⁻P, यही हमारा दोस्तों इकाई का अंक डिसाइड करता है कि आपका इकाई का अंक क्या होगा। तो अब दोस्तों ये 2, 3, 7, 8 ये यूनिट डिजिट है। अब इसके हिसाब से एक साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट चलता है। वो साइक्लिसिटी क्या होती है आइए समझते हैं। तो जैसे 2 है दोस्तों, तो 2 की पावर 2 करें, ये 2 हो गए, 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2 करें 4, 2 की पावर 3 करें 8, और 2 की पावर 4 करें 16। और दोस्तों अब 2 की पावर 5 करें तो हम 2 आ रहा है, फिर 2 की पावर 6 करें तो आपका 64 आ रहा है 4। तो आप दोस्तों देख रहे हैं ये सेम सीरीज रिपीट हो रही है 4 के बाद। ऐसे ही दोस्तों अगर हम 3 का देखें तो 3 की पावर 1 3 हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9, 3 की पावर क्यूब 27, और 3 की पावर दोस्तों 4 आपका हो जाता है 81। अब ऐसे 81, 81 के आगे जाएँ दोस्तों तो 3 की पावर 5 अगर हम देखना चाहें तो होता है दोस्तों आपका 243। तो ये आपका दोस्तों यहाँ पे 3 आ रहा है आखिरी यूनिट डिजिट। और ऐसे ही 3 की पावर 6 करेंगे तो आता है आपका 729, तो आखिरी में 9। तो आप देख रहे हैं 3 9 7 1 के बाद वापस 3 9, ऐसे ही 7 1 दोस्तों आपका रिपीट होगा। ये हर 4 की पावर के बाद रिपीट होता जाएगा। तो इसकी साइक्लिसिटी हमारी 4 आ जाती है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 2 का बता दें आपको, 2 साइकिल वाले, सॉरी 2 साइकिल वाले अगर मैं बताना चाहूँ तो 4 का देख लेते हैं, 4 की पावर 1 4, स्क्वायर देख लेते हैं 16, फिर क्यूब देख लेते हैं 64, फिर ऐसे दोस्तों देखते चले आएंगे तो 4 6 4 6 ये 2 की साइकिल में रिपीट होगा, ये 2 फिर 2, 9 भी 2 की साइकिल में रिपीट होता है, 9 9 9 9 81, फिर 729 यहाँ। तो ऐसे दोस्तों ये भी 2 की साइकिल में रिपीट होता है, और ये 1 की साइकिल में रिपीट होता है, 5 5 5 बचे 25, बचे 125, वापस रिपीट हो रहा है, 6 ऐसे 6 6 4 36, 36 छक्का आपका दोस्तों 216। तो दोस्तों ये साइकिल है। अब दोस्तों इसका अगर मैं मतलब समझाऊँ कि अभी साइकिल तो समझ में आ गया, ठीक है 4 बार में रिपीट हो रहा है। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको बोल दूं अगर कोई आपकी संख्या है 587 की पावर आपको मैंने पूछ लिया 10, इसका यूनिट डिजिट बताइए।
तो अब दोस्तों आपको पता है कि ये 4 की साइकिल के बाद जो हम क्या मैंने क्या बोला आपको, एल टू द पावर आर पे आपको ध्यान देना है। तो एल टू द पावर क्या है, लास्ट डिजिट 7 की पावर आपका है 10। अब दोस्तों ये आपका यूनिट डिजिट डिसाइड करेगा कि क्या होगा। अब दोस्तों 7 की साइक्लिसिटी 4 है, हमें पता है 4 है। तो हमें पता है कि हर 4 पावर के बाद सेम चीज़ रिपीट करेगा। तो अब इसे दोस्तों हम पावर 10 को 4 से भाग दे देते हैं। तो 10 को आप 4 से भाग दीजिए, तो दूना 8, अब आपका 2। तो दोस्तों ये जो 2 शेष आया, ठीक है, ये शेष आया जिसे रिमाइंडर बोलते हैं। ये आपका दोस्तों ये लास्ट डिजिट है एल और ये आर रिमाइंडर है पावर का। तो ये रिमाइंडर हो जाता है। तो अब हम इसे ऐसे लिख देंगे, ठीक है, 7 की पावर 2। अब हमारा आ गया यही यूनिट डिजिट होगा। तो 7 की पावर 2 हमें पता है 9 आएगा यहाँ से, ठीक है, पावर 2 में 9 का यूनिट डिजिट आ रहा है। तो यहाँ से दोस्तों आपका 9 यूनिट डिजिट आ जाएगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है किसकी साइक्लिसिटी कितना है क्या है, और उससे भाग दे के फिर हम रिमाइंडर निकालेंगे, और रिमाइंडर ही हमारा डिसाइड करेगा कि कौन सा हमारा यूनिट डिजिट आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों अगला हम डिविजिबिलिटी देख लेते हैं। डिविजिबिलिटी जानना ज़रूरी है, कभी कभी पूछ लेता है। तो दोस्तों दो से अगर डिविजिबिलिटी हम देखना चाहें कि दो से संख्या विभाजित है या नहीं, तो सम संख्या हो तो सारी की सारी दो से विभाजित होती हैं। जैसे कि हम अगर दूसरी भाषा में बोलना चाहें तो जिसका यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। ये सारी दोस्तों सम संख्याएं होंगी। कितनी बड़ी संख्याएं हो, अगर यूनिट डिजिट ये होगा तो आपका सम संख्या होगी, वो हमेशा दो से विभाजित होगी। अब तीन से मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ही था कि सभी अंक को आपको जोड़ना है। सभी अंक जोड़ें, फिर 3 से भाग दें। अगर 3 से भाग चला गया तो वो 3 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं हुआ तो वो नहीं होगा। ठीक है। सेम दोस्तों 9 भी सेम पैटर्न फॉलो करता है। 9 से अगर विभाजित देखना विभाजन, तो सेम प्रोसेस करते हैं। बस सभी अंक को जोड़ने के बाद यहाँ 3 से भाग देते थे और यहाँ पे हम 9 से भाग देते हैं। तो ये दोस्तों 9 की डिविजिबिलिटी आ जाती है। अब 4 का अगर हम देखना चाहें तो 4 के लिए क्या करते हैं, आखिरी के दो अंक, जैसे दोस्तों नंबर दिया है 5, 8, 7, 6, 4। तो आखिरी के दो अंक मतलब ये जो आखिरी के दो अंक 64 है, इसमें हम 4 से भाग कर दे के देखेंगे तो ये 200 क्लियरली कट जा रहा है। 4 एकम 4, 4 छका 24। तो दोस्तों हमारी संख्या यहाँ पे डिविजिबल हो गई 4 से। तो अगर भाग चला गया तो हो जाएगी, अगर नहीं हुआ तो नहीं होगी। अब दोस्तों 8 भी सेम पैटर्न फॉलो करता है। 8 में क्या है, आखिरी के तीन अंकों, आखिरी का 3 अंक ले लेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने सिर्फ 64 लिया था, तो अब मैं 764 चेक करूँगा 8 से भाग देके। अगर ये हो जाता है तो ये आपका डिविजिबल है, अगर नहीं होता है तो नहीं होगा। तो देख लेते हैं, ये 8 9 72 और बचा 44। तो दोस्तों आपका ये नहीं होगा। ठीक है। अब 5 से डिविजिबल के लिए दोस्तों सिंपल है, अगर आखिरी का अंक 0 है तो 5 से डिविजिबल होगा, अगर 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा। तो दोस्तों ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया ये डिविजिबिलिटी का। अब दोस्तों एक फैक्टर्स का टॉपिक आता है आपके इस चैप्टर में। तो फैक्टर्स क्या है, मान लीजिए किसी नंबर, कोई नंबर n है, इसको हम a टू द पावर p के टर्म में इंटू बी टू द पावर q सी टू द पावर r। ये दोस्तों a b c टू द पावर p q r कैसे आ रहा है, जैसे कोई संख्या हमने दे रखी है 18। तो 18 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 9। इसे हम फर्दर कैसे लिख देंगे दोस्तों, 2 की पावर n, 1 इंटू 3 की पावर आप लिख देंगे 2। ये दोस्तों आ गया, ये a टू द पावर p हो गया, ये b टू द पावर q। ठीक है। तो इसे फैक्टर, किसी संख्या का हम पहले फैक्टर निकालते हैं और इसे ऐसे पावर में लिख देते हैं। तो दोस्तों क्या है, ए बी सी एक अलग अलग प्राइम नंबर हो, ध्यान दीजिएगा ये प्राइम नंबर हो गए ए बी सी, और पी क्यू आर है आपका नेचुरल नंबर होंगे हमेशा। ठीक है। तो इसका दोस्तों टोटल फैक्टर का फॉर्मूला आता है p+1 इंटू क्यू प्लस वन इंटू आर प्लस वन। ऐसे अगर आगे चलता चला जाएगा एस टी में तो s+1 t+1 ये चलता चला जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये टोटल फैक्टर का फॉर्मूला हो गया, और आगे इसके बारे में डीप हम फर्दर क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। अब दोस्तों आगे चलें तो मैंने पहले भी एवरेज में से बता रखा है, पर एक बार दोबारा देख लेते हैं। समांतर, समांतर श्रेणी एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, ये किस प्रकार की होती है। तो ये क्या होती है दोस्तों, एक श्रेणी हो जैसे A1 A2 A3 डॉट डॉट am तक होगा। ये इस प्रकार की श्रेणी होती है
कि जैसे दो अंकों का A2 माइनस A1, ऐसे A3 माइनस A2, ऐसे यहाँ 3 में जाएंगे तो AN माइनस AN माइनस 1, इन सबका अंतर समान होता है जिसे D, और इसी D को हम दोस्तों सार्व अंतर बोलते हैं। ठीक है, ये सार्व अंतर समान होता है इन सभी संख्याओं के बीच का, ये दोस्तों हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। अब समांतर श्रेणी का फॉर्मूला है कि nवां पद जिसे an बोलते हैं, ये क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये दोस्तों आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, अब समांतर श्रेणी का जो जनरल फॉर्म होता है उसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ऐसे ए प्लस थ्री डी, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस करेगा तो ए डी आएगा, इन दोनों का डिफरेंस करें तो भी डी आएगा, ऐसे ही आगे का ये लास्ट वाला इससे पीछे वाला डिफरेंस करेंगे तो ये भी डी आएगा। अब दोस्तों इसका एक और फॉर्मूला है कि एन पदों का योग जिसे एस एन बोलते हैं, ये होता है एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। अब यहीं से दोस्तों ये फॉर्मूला आ गया है कि n अपॉन टू ए प्लस ए एन। अब दोस्तों इस 2a को मैं अगर a प्लस ए लिख दूं तो ये वाला पोर्शन a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आपका an बन जाएगा। तो यहीं से दोस्तों ये फॉर्मूला आ गया a प्लस ए वन। ठीक है, अब इसको दोस्तों एक अलग तरीके से भी ऐसे लिखते हैं n अपॉन टू ए प्लस एल, जहाँ पे l है दोस्तों लास्ट नंबर। अगर कहीं दे रखा हो कि लास्ट नंबर आपका ये दे रखा है एल और फर्स्ट नंबर दे रखा है ए और टोटल नंबर एन दे रखा है, तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा एन पदों का योग का एन अपॉन टू ए प्लस एल। ठीक है, अब दोस्तों एक इसमें समांतर माध्य का कॉन्सेप्ट होता है, वो क्या है, अगर ए बी सी ये तीन संख्याएं हैं और अगर इन ये एपी में हो, समांतर श्रेणी में हो, ठीक है, तो बी बराबर हमेशा ए प्लस सी बाई टू होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बी बराबर ए प्लस सी बाई टू होता है, और ये जो बी है यही इनका समांतर माध्य होता है, बी हमेशा इनका समांतर माध्य आएगा। अब दोस्तों अगला आता है गुणोत्तर श्रेणी जिसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। दोस्तों ये इस तरीके का होता है ए आर, अगले में ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, अब ऐसे करके ए आर, ये पावर नहीं है सॉरी, यहाँ पे ए आर टू द पावर एन माइनस वन, देखने का थोड़ा गड़बड़ लगेगा तो ध्यान दे दीजिएगा, ए आर टू द पावर एन माइनस वन। अब दोस्तों गुणोत्तर श्रेणी इस तरीके से होती है जैसे ए आर अगला पद अपॉन ए बराबर ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर, इसके जस्ट पीछे का पद, इन दोनों का दोस्तों भाग देते चलते रहते हैं या रेशियो करते चलते रहते हैं। ये दोस्तों एक आर के बराबर रहता है, कॉमन वैल्यू आएगी सबकी। ठीक है, जस्ट पिछले वाले पद से करेंगे तो, और इसी को हम सारनिष्ठ अनुपात बोलते हैं। अब दोस्तों इसमें एन पदों का योग का फॉर्मूला और टिपिकल है, वो एग्जाम में आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं पूछता, पर आपको अनंत पदों का योग इनका कभी कभी पूछ लेता है। ये क्या है, ए अपॉन वन माइनस आर, जहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा आर की वैल्यू वन से हमेशा लेस होगी, जो पावर है आपकी वन से लेस होगी। ये जनरली होती है वन बाई टू या वन बाई थ्री दी रखी होती है, और आपको प्रथम पद दे रखा है और इनफाइनाइट का पूछ लेता है, तो आप ए अपॉन वन माइनस आर फॉर्मूला लगा दीजिएगा। अब दोस्तों इसमें एनवा पद क्या होता है, ए आर टू द पावर एन माइनस वन, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा दो। और एक दोस्तों हरात्मक श्रेणी होती है। अब दोस्तों अगला है हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का स्पेशल रूप होता है। हरात्मक श्रेणी को हम इंग्लिश में एचपी बोलते हैं शॉर्ट टर्म में, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अगर मान लीजिए जैसे एपी हमारा दे रखा है 1 2 3 4 करके, अब देख सकते हैं इन सबका सारवंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 माइनस वन 1, 3 माइनस टू 1। तो दोस्तों इसी को अगर हम एचपी में कन्वर्ट करना चाहें तो दोस्तों एचपी यही होता है, इनका रेशियो इनका उल्टा, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, ये दोस्तों आपका एचपी आ गया, और इसके किसी टर्म को 1/ai के टर्म में डिनोट करते हैं। तो दोस्तों आपको एपी के बारे में, एचपी के बारे में सॉरी, इतना ही जानने की ज़रूरत है। और दोस्तों आपको एक स्पेशल होता है, मैं भूल गया था पहले बताने, स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं यूनिट डिजिट के। ठीक है, अब इसमें दोस्तों क्या होता है कि इसमें ज़ीरो का कॉन्सेप्ट आता है, हमेशा यूनिट डिजिट ज़ीरो आता है। अब ये क्यों आता है, अब आप देख लीजिए, अगर कोई भी आपकी संख्या है, कोई भी संख्या है, आपका कोई भी मल्टीप्लिकेशन या कोई भी सिंप्लीफिकेशन दे रखा है जिसमें आपके मल्टीप्लाई 2 या 5 हो रहे हैं, कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें 2 या 5 का मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो आपका यूनिट डिजिट हमेशा दोस्तों ज़ीरो आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर दो और
5 का 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है यानी स्क्वायर, या इसे ऐसे भी लिख दे 2 × 2 और 5 × 5 आपके गुणनखंड में हो। तो आप देख लीजिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये अब आप आपके 2 जीरो बनाएंगे तो आपके 200 आखिरी में 2 जीरो आएंगे। यूनिट डिजिट तो जीरो ही रहेगा, पर एक और जीरो जिसे हम कह देंगे दहाई का अंक, तो दहाई का अंक भी आपका 200 जीरो रहेगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं, ये हम क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे। चलिए आइए अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं दोस्तों, जिसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसी के थ्रू हम सीखेंगे। और दोस्तों जितना मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस होल नंबर से, उतना ही आपके पेट एग्जाम के लिए काफ़ी है, इवन अदर एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी है। तो आप उससे ज़्यादा करने की चिंता मत कीजिए, इतना ही पढ़ लीजिए मेरे साथ, बस उसी के साथ आप एग्ज़ाम दे आइएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम पहला अपना क्वेश्चन देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन ही दोस्तों अभाज्य युग्म का दे रखा है, जो मैंने बताया था आपको, ट्विन प्राइम, ठीक है, इंग्लिश में ट्विन प्राइम। अब दो अभाज्य युग्म संख्याएं a माइनस बी और a प्लस बी के लिए a और b क्या है, ठीक है दोस्तों, तो ये पूछा है। तो अभाज्य युग्म मान लेते हैं हम, जैसे हमने माना था 3 होता है, 5 होता है अभाज्य युग्म एक, और आपका दोस्तों एक अभाज्य युग्म होता है 11 13। तो अब बोला है कि a माइनस बी ए प्लस बी अभाज्य युग्म है, तो एक एग्जाम्पल लेके मान लेते हैं हम, इसे मान लेते हैं। तो a माइनस बी बराबर 3 दे रखा है, ए प्लस बी बराबर दोस्तों आपका दे रखा है 5। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, बी से बी कट गया, 2a बराबर 8 हो गया, अगर ऐड करें तो यहाँ से a की वैल्यू 4 आ गई। अब किसी भी इक्वेशन में रख के देख लेंगे तो b की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं a की वैल्यू 4 आ रही है और b की वैल्यू 1। ये दोस्तों हमेशा सहअभाज्य संख्याएं आती हैं, और ये भी ध्यान दीजिएगा कि b की वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी। अगर इस टाइप का हमारा क्वेश्चन आया तो इसमें b की वैल्यू हमेशा 1 आएगी, और इसका क्या हो जाएगा, हमेशा ये सहअभाज्य संख्याएं ही बनाएंगे, क्योंकि 1 है तो सीधी सी बात है फैक्टर हमेशा इनका 1 ही आएगा। तो सहअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, जो कि ए दे रखा है आपका, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे चल लेते हैं। ये 7 टू द पावर 65, 6 टू द पावर 41 और 3 टू द पावर 57 दे रखा है। अगर मैं इसका टोटल फैक्टर, क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, बता दूँ आपको, एक एग्जांपल जस्ट पढ़ाया मैंने। तो 65 का तो टोटल फैक्टर हो जाएगा दोस्तों 65 प्लस 1, और अगला 41 प्लस 1, और अगला 57 दे रखा है तो 57 प्लस 1, ठीक है। अब पूछा है इकाई का अंक क्या होगा, तो मैंने इकाई के अंक के लिए आपको बताया साइक्लिसिटी, तो दोस्तों 65 है, ठीक है। अब 65 है और 7 आपका 4 की साइक्लिसिटी लेता है, तो दोस्तों हम 65 में अब 4 का भाग देके देखते हैं कितना आता है। 4 एकम 4, 25, 4 छक्का 24, बचा शेषफल 1। तो आप, मैंने दोस्तों क्या बोला था कि इसके 7 टू द पावर ये आपका 1 बन गया, ठीक है। अब इंटू 6 टू द पावर 41 है, 6 आपका दोस्तों 2 की साइक्लिसिटी लेता है, तो 6 टू द पावर ऐसे 41 का भाग देंगे, मतलब करके देखेंगे तो हमारा रिमाइंडर 1 आएगा, तो शेषफल जिसे कहते हैं, तो ये 6 टू द पावर 1 बन गया। और 3 भी आपको दोस्तों 4 की साइक्लिसिटी लेता है, तो अब 57 को 4 से अगर हम भाग दें तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो ये भी दोस्तों 3 की पावर 1 बन गया। अब दोस्तों इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, जो आएगा वही आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो 7 छंग 42, और 42 यहाँ देख लेते हैं कितना आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है 126, ठीक है। तो हमारा यूनिट डिजिट आपका 6 हो जाएगा, तो ये दोस्तों हमारा आंसर है। अब मैंने 7 छंग 42 और 3 किया, अब 42 इंटू 3 आप ना करके आप 2 इंटू 3 भी कर सकते हैं आखिरी डिजिट, क्योंकि हमेशा आपको यूनिट डिजिट से मतलब है। 7 छंग 42 तो यूनिट डिजिट इसका 2 आ रहा है इन दोनों का, ठीक है, और इन दोनों का यूनिट डिजिट 2 आ गया, और 3 से मल्टीप्लाई करके 6, तो आपका 6 यूनिट डिजिट आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं और फास्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली 35 सम प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में दहाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। अब दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था 2 × 5 का कॉन्सेप्ट। अब देख लेते हैं पहली 35 सम प्राकृतिक संख्या है, पहली 35 सम में कितनी बार हम 2 5 आ रहा है ये देख लेते हैं। जितनी बार दोस्तों 2 और 5 का मल्टीप्लाई आएगा, उतना हमारा आखिरी से जीरो बढ़ता चला जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। पहली 35 बोला है तो 2 आ जाएगा और 5 तो आ ही जाएगा, फिर आपका दोस्तों 10 आता है,
10 में भी आपका 2 5 है, फिर दोस्तों आपका 15 आता है, इसमें भी 2 5 है, इसमें भी 5 है। 2 तो आपको दोस्तों हमेशा मिल ही जाएगा ज़्यादा, क्योंकि इसके पहले 8 है, 8 में 3 2 होता है, 4 है उसमें एक 2 होता है। तो हमेशा आप दोस्तों आप 5 देख लेते हैं। तो 20 में एक 5 है, और 25 में 2 5 है, ऐसे ही 30 में एक 5 है। अब दोस्तों ये 2 इंटू 5 का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा था। तो 2 इंटू 5 के कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि आप 5 नंबर ऑफ 5 का मल्टीप्लिकेशन आप देख लीजिए। जितने आपको 5 मिल रहे हैं उस सीरीज़ में, क्योंकि दो ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं हमेशा क्वेश्चन में, ऐसे कुछ ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, दो कम हैं। तो दोस्तों एडवांस लेवल क्वेश्चन हो, आपके अभी पेट के एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, मैं फर्दर मेंस के लिए आपको सॉल्व कराऊंगा। तो अभी के लिए आप देख लीजिए 5 कितने आ रहे हैं। तो इसमें 5 एक यहाँ पे आ जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है, 15 में आ जा रहा है। तो सीधी सी बात है, 3 5 तो हमें यही मिल गए। तो 3 5 की वजह से हमारे आखिरी से 3 0 तो पक्का ही रहेंगे। ठीक है, तो 3 0 पक्का ही रहेंगे, तो हमारे दहाई का अंक दोस्तों 0 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी सीरीज बता के दिखाई थी कि कैसे चेक करना है। पहले देखते हैं कि आखिरी में कोई सम संख्या है कि नहीं, जो कि 0 2 4 6 8 है कि नहीं, तो किसी में नहीं है। फिर तीनों का योग करके देखते हैं 3 से भाग जा रहा है कि नहीं। फिर ऐसे ही दोस्तों एक एक चेक करते हुए चलते हैं, तो उसी से हम निकालते हैं। अब इसमें कोई दोस्तों शॉर्ट ट्रिक्स नहीं, इसमें आपको प्रोसेस करना ही पड़ेगा लॉन्ग। तो ऐसे ही दोस्तों आप करते करते आप चेक करके पाएंगे कि 437 19 से भाज्य है। तो ये दोस्तों एक अभाज्य संख्या है, तो यही 437 आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगले पेज पे हम चलते हैं। तो अगला क्या है कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। तो आप दोस्तों 51 आपको पता है, 17 51। तो आप दोस्तों 51 आंसर आपका आ जाएगा। 31 नहीं है, 41 नहीं है, 61 भी नहीं है। 61 अभाज्य संख्याओं में आती है। अगर आपको लिस्ट याद होगा तो आप वहाँ से भी, 100 के बीच में तो आपको याद होगा, तो आप वहाँ से भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 4 अंकों वाला सबसे छोटा नंबर जो 7 से विभाजित हो। सबसे पहले क्या होता है कि 4 अंकों का सबसे छोटा नंबर 1000 होगा, क्योंकि इससे पहले आता है 999, वो 3 अंकों का है, और जस्ट इसके बाद आता है 1000। अब बोला है 7 से विभाजित हो सके। तो पहले हम देख लेते हैं ये 100 में, हम दोस्तों इस क्वेश्चन पे ऐसे करते हैं, सॉरी 1000 को 7 से विभाजित करते हैं। अब विभाजित करके देख लेते हैं। तो 7 एकम 7, 3 बचा 30, 7 चौक 28, 2 बचा 20। अब 7 दूना 14, अब बचा यहाँ पे दोस्तों 6। ठीक है, अब दोस्तों आपका क्या बच रहा है, अगर हम 1000 से भाग दे तो आपका शेषफल 6 बच रहा है। अगर हम एक और बढ़ा दें इसमें, ठीक है, यहाँ पे हम 1001 कर दें, एक और बढ़ा दें, तो ये शेषफल यहाँ पे 6 की जगह 7 हो जाएगा, जो कि 7 आने नहीं देगा, 7 से भाग दे रहे हैं, तो ये 143 हो जाएगा दोस्तों। तो आपको क्लियरली पता चल गया कि 6 तो हमारा शेषफल आ रहा था, इसको 7 बनाने के लिए हम एक एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, तो ये जो एक एक्स्ट्रा जोड़ेंगे वो इस नंबर में आपका जुड़ जाएगा, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आपका सी आंसर है। अब आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन में। अब निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं की जा सकती। तो आपका दोस्तों 3 से डिविजिबिलिटी का है। आप एक एक नंबर का सारे अंकों का योग जोड़ लीजिएगा। जैसे एक का मैं जोड़ के दिखा देता हूँ, 8 1 9, 9 7 16, 16 2 18, 18 5 23, 23 1 24, 6 30। तो दोस्तों 23/3 आपका 10, ये विभाज्य है, तो ये विभाजित हो जाएगी। अब ऐसे ही दोस्तों इसका चेक कर लीजिएगा आप। एक इसका भी दिखा देता हूँ मैं, 5 1 6 3 9, 9 7 16, 16 2 18 9 27, ये भी दोस्तों विभाज्य हो जाएगी, 27 9 बार में जाता है। तो एक एक दोस्तों आप चेक कर लीजिएगा। तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा डी। डी आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा, ये विभाजित नहीं होगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। अब 29 तथा 39 के बीच ठीक मध्य संख्या के तुरंत पहले कौन सी संख्या आती है। तो दोस्तों 29 और 39 के बीच मैंने बताया था कि अगर कोई सीरीज में एक क्रमागत श्रेणी है, तो उसके मध्य की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ का 2 से भाग दे देते हैं। तो 29 + 39 बटे आप 2 कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, देख लेते हैं। 9 9 18, 3 2 5 1 6, 68/2 बराबर आपका दोस्तों आ जाएगा 34। तो हमेशा मिडिल में संख्या दोस्तों आपकी 34 आ जाएगी। अब दोस्तों क्या कभी होता है, चलिए पहले इसे कर लेते हैं। 34 आ गई, तो इसके जस्ट तुरंत पहले, तो 34 के तुरंत पहले दोस्तों 33 आएगा, तो 33 आंसर हो गया। ठीक है,
अगर मान लीजिए दोस्तों ये 34.5 आया होता, यहाँ 39 9 के 40 दिया होता, तो ये 34.5 आ जाता। तो ये दोस्तों इसकी अगर मध्य संख्या बोले तो यहाँ पे एक नई संख्या आएगी, तो 34.5 का हुआ दोस्तों 34 आएगी मध्य में, और 35 आएगी। ठीक है, बस यही मध्य में संख्या का मतलब हो जाता है। आप सिंपल ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा कि दोनों का योग अपॉन 2। बस ध्यान रखिएगा कि संख्याएं क्रमागत होनी चाहिए। ठीक है, अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है। यदि उस संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, ये चलिए वो देखते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर जैसे ऐसे मैं समझाऊं सिंपली, 52 से भाग दे रहे हैं, कोई संख्या है, यहाँ पे कुछ भी बार जा रही है, एक्स वाई जेड बार जा रही है, और यहाँ पे दोस्तों टोटल भाग देने के बाद जो सीरीज अपनी चलती है, 44 शेष बचता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 52 इंटू एक्स वाई जेड प्लस 44, ये दोस्तों आपकी संख्या हो जाएगी। जो संख्या थी इसको हम ऐसे लिखते हैं, हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे एक्स वाई जेड की जगह सिर्फ एक्स लेना पड़ेगा, अच्छा रहेगा। तो 52 इंटू एक्स प्लस 44 बराबर आपकी संख्या हो जाएगी। तो अब क्या बोला है कि 44 शेष बचता है, तो मैं इसे एक प्रॉपर इक्वेशन में लिख देता हूँ। मैंने एक टिपिकल कर दिया, 52 इंटू मैं इसे सिर्फ एक्स मान लेता हूँ, ये जो भागफल जा रहा है एक्स है आपका, तो एक्स प्लस 44 आपकी संख्या है। अब बोला है यदि उस संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो कितना, तो संख्या हमारी दोस्तों ये है। अब बोला है इस संख्या को 13 से भाग दिया जाए, तो एक पेज ले लेते हैं, वहाँ पे मैं आपको अच्छे समझा देता हूँ। अब हमारी संख्या आ गई 52 एक्स प्लस 44। अब इसको 13 से भाग दे के देख लेते हैं क्या शेष आता है। अब 52 एक्स बटा 13 इसे लिख सकते हैं, प्लस 44 बटा 13। अब दोस्तों देख सकते हैं कि 13 चौका 52 होता है। ठीक है, तो ये क्लियरली कट गया, तो हमारा ये आ गया 4 एक्स प्लस 44 बटे 13। अब दोस्तों इसको भाग दे के देख लेते हैं, 13 13 13 तो 26, 13 तियाँ 39, तो ये दोस्तों 3 बार जाएगा 39, और प्लस 2 शेष बचेगा। ठीक है, ऐसे देख लीजिए, 44, 13 भाग दे के, 13 तियाँ 39, 2 शेष बच रहा है, तो यही दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये भाग देने के बाद प्लस 2 बचेगा, तो यही दोस्तों आपका 2 आंसर आ जाएगा। तो आपका ए पार्ट आंसर है। ऐसे ही दोस्तों आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा इस टाइप के। अब चलिए आगे चलते हैं। एक संख्या को 391 से भाग देने पर 58 शेष आता है। सेम दोस्तों, सेम कॉन्सेप्ट पे अगला क्वेश्चन है, तो मैं सीधे लिख देता हूँ, 391 एक्स प्लस 58 शेष आ रहा था। अब उसी संख्या को 17 से भाग देने पे, तो अब 17 से भाग दे के देख लेते हैं। तो देख लेते हैं, 17 से 391 कट जाएगा, 17 391 बटे 17 देख लेते हैं, तो 17 दूना 34, अब बचा 5 51, 17 तियाँ 51, तो ये क्लियरली दोस्तों ये पोर्शन तो कट जा रहा है। अब 58 का देख लेते हैं, तो 17 तियाँ 51 होता है दोस्तों, 17 इंटू 3, और 58 में से घटा देंगे 51 को, तो आपका 7, तो 7 दोस्तों शेष बचा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, 3 और 200 के बीच 7 द्वारा विभाजित कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। तो एक बार हम लिस्ट बना के देख लेते हैं कैसी आ रही है। तो ये दोस्तों आप देख लीजिए क्लियरली, 3 और 2 के बीच 7 से स्टार्ट होगा, 7 14 21, ऐसे ही दोस्तों चलता चला जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसका आखिरी पद लगभग कितना आएगा। तो दोस्तों 200 में अगर हम 7 का भाग दे के देखें, तो 7 दूनी 14, और 60,000 है, नहीं कटेगा। ऐसे अब देख लीजिएगा, आखिरी पद निकालने का मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। 200 है, 7 से भाग दे दीजिए, तो 7 दूनी 14, अब बचा कितना आपका 60। अब 7 सतवाठे 56, तो यहाँ पे 56 आ गया दोस्तों, तो ये शेषफल 4 बचा। ठीक है, अब ये शेषफल 4 का मतलब क्या है कि अगर हम इसमें 3 जोड़ दें, यानी इसे 7 बना दें, ठीक है, 3 जोड़ के इसे मैं 7 बना दूं,
तो ये 200 2 से आगे चला जाएगा, 203 हो जाएगा और 7 से पूर्णतया कट हो जाएगा। पर मैं इसी संख्या में अगर ये 200 में मैं 4 घटा दूँ, ये जो 4 घटा दूँ, तो जो संख्या आएगी वो 7 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो 200 में अगर 4 से घटा दूँ तो 196 हमारा आखिरी संख्या आ गई। 3 से 200 के बीच में जो 7 से विभाजित है। तो कितनी ये टोटल नंबर पूछा है। अब आप क्लियरली देख सकते हैं 7 के बाद 14 के बाद 21, ये 207 का सार्व अंतर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एपी है। अब मैं आखिरी पद का फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो दोस्तों एपी के एन पद का फॉर्मूला क्या होता था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे दोस्तों हमें डी पता है सार्व अंतर जो कि 7 दे रखा है। ए पता है दोस्तों हमें 7, एन की वैल्यू निकालनी है हमें, ए एन पता है 196। अब हम रख देते हैं 196 बराबर 7 प्लस एन माइनस वन इंटू 7। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो 7 इधर चला जाएगा, तो 196 में से 7 घटा दें तो कितना बचा, 189 बराबर एन माइनस वन इंटू 7। अब 7 से भाग दे लेते हैं, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49। अब n माइनस वन बराबर 227 आ गया, तो यहाँ से n बराबर 228 आ गया। यही आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 के बराबर या उससे कम उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, योग पूछा है, वहाँ पे टोटल प्राकृतिक संख्याएं पूछी जो 3 के गुणज हैं। तो दोस्तों दोनों क्वेश्चन सिमिलर ही है। तो अब हम लिस्ट बना लेते हैं क्या है। तो 1 से 100 के बीच 200 पूछा है। तो 1 से 100 के बीच 3 होता है, 3 से शुरू करते हैं, 3 के बाद 6 के बाद 9। ऐसे ही दोस्तों 100 से जस्ट कम 99। अब 3 का है तो हमें ऑब्वियसली याद है, इसलिए हम निकाल सकते हैं। तो 99 होगा आखिरी पद। अब दोस्तों ये भी एपी में ही है, सार्व अंतर 3 है इन सब का। तो दोस्तों एन पदों के योग का मैंने क्या फॉर्मूला आपको बताया था। पहले तो हमें दोस्तों यहाँ पे एन नहीं पता है, तो हमें एन पता करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले में एस का क्या होता है, एन पदों के योग का। हमें पहला और आखिरी पद पता है, तो हम वही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। तो दोस्तों एन पदों के योग का यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, तो एन की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 99 बराबर ए प्लस यानी 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी आ गया। डी की वैल्यू जो आपकी 3 दे रखी है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 96 बराबर एन माइनस वन इंटू थ्री, काट के देख लेते हैं, 3 2 32 बराबर एन माइनस वन। तो यहाँ दोस्तों एन की बराबर वैल्यू 33 आ गई। अब यहीं पे दोस्तों हम रख देंगे और सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे दोस्तों पदों का योग के लिए क्या है, एन बटा दो मतलब 33 बटा दो, और ब्रैकेट में पहली संख्या 3 है, अगली संख्या आखिरी संख्या 99 है। ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा रखे, ए आपका फर्स्ट डिजिट होता है, एल आपका लास्ट डिजिट होता है। तो इसकी वैल्यू दोस्तों क्या आ गई, 33 बटे 2 और 99 3 102। ये काट देते हैं दोस्तों, तो 51। अब बस 33 इंटू 51 आपको निकाल देना है। तो आप दोस्तों ऑप्शन देख के भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि आखिरी का इसमें 3 है और 51 है, तो हमेशा यूनिट डिजिट 3 आएगा, तो आपका दोस्तों इसका मल्टीप्लिकेशन 1683 ही आएगा। वरना आप दोस्तों मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिएगा, 33 इंटू 51 1683 ही आएगा। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि ऑप्शन देखिए कि इसका यूनिट डिजिट 3 है, इसका 1 है, तो 3 इंटू वन ही आपका आंसर का यूनिट डिजिट होगा जो कि 3 है, और 3 यूनिट डिजिट एक ऑप्शन में है, तो ये आपका आंसर है। बाकी आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों अब हम अगले पेज पे चलते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब ऐसे ही 10 का क्यूब 3025 है दे रखा है। तो इसी दोस्तों थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई कर ले तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब दोस्तों 27 होता है, ऐसे ही 10 का क्यूब दोस्तों 1000 होता है, बराबर आपको 3025 दे रखा है। चलिए ठीक है। अब पूछा है 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस 4000 का मान पूछा है आखिरी में। तो अब इसी को दोस्तों अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, अब ध्यान दीजिएगा 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ रहा है, 4 आ जा रहा है, 8 चौक 32, ऐसे ही 27 चौक का आपका दोस्तों 108, और ऐसे ही दोस्तों 1000 का आपका 4000। तो आप देख रहे हैं क्लियरली दोस्तों कि 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी ये सीरीज आ गई।
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो इसका उत्तर होगा वो 3025 इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड हम 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो ये दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। 3025 को क्या है, 25 चौका 100 और 4 तें 12, तो 12100। तो आपका दोस्तों 12100 आंसर आ गया, जो कि बी है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब हरात्मक श्रेणी का उदाहरण पूछा है। तो हरात्मक श्रेणी मैंने क्या बताई थी कि 1/में होती है। तो 1/में में क्या है, अब देख लेते हैं। ऑप्शन बी में देख रहे हैं अगर हम, तो 1 दे रखा है, इसे हम 1/1 लिख देते हैं। 1/4 है, 1/7 है, 1/10 है। तो मैंने बोला था कि एपी का उल्टा होता है हरात्मक श्रेणी, ठीक है। एपी का मैंने बताया आपको उल्टा होता है। इसको मैं अगर उल्टा करके एपी का चेक कर लूँ, या मैं ऐसे भी दोस्तों कर सकता हूँ, जो नीचे के हर के पद हैं उनका मैं कॉमन डिफरेंस देख लूँ। तो यहाँ दोस्तों 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो दोस्तों ये क्लियरली हमारा आंसर हो गया। या आप इसे उल्टा करके देख लीजिए, 1 4 7 10। आप ऐसे भी देख सकते हैं। आप इसमें अगर देखना चाहें तो 1 3 के बाद 27 है। तो ये दोस्तों नहीं हो सकता, क्योंकि कॉमन अंदर अगर देखा जाए 3/1 है, 3 है, तो ये नहीं आएगा। अब दोस्तों ये तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो आपका आंसर मिल गया बी। अब अगला क्वेश्चन है, 9 एवं 63 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतया भाज्य है परंतु 3 से भाज्य नहीं है। अब दोस्तों इसमें एक कैच है इस क्वेश्चन में, 9 से पूर्णतः भाज्य है परंतु 3 से भाज्य नहीं है, ये नहीं है। अब दोस्तों आप ऐसी कोई भी संख्या सोच लीजिए जो 9 से भाज्य होंगी और 3 से भाज्य नहीं होंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 9 खुद 3 से भाज्य है 3 बार में। तो जितनी भी संख्याएं 9 से भाज्य होंगी वो सीधी सी बात है 3 से भाज्य होंगी ही होंगी। तो ऑप्शन में तो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, पर जीरो भी दे रखा है तो जीरो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई संख्या हम अनंत तक नहीं सोच सकते कि जो 9 से भाज्य हो 3 से भाज्य नहीं हो। ऐसे क्लियरली अगर 4 और 2 का रिलेशन दे रखा हो कि 4 से भाज्य हो पर 2 से भाज्य नहीं हो, तो ऐसी कोई संख्या हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 8 है। 2 अंकीय संख्या है, इसके लिए एक पेज ले लेते हैं हम। तो मान लेते हो दोस्तों 2 अंकीय संख्या एक्स वाई है, जिसमें वाई इकाई का अंक है और एक्स दहाई का अंक है, कि अंकों का योग 8 दे रखा है। मतलब x प्लस वाई बराबर दोस्तों 8 दे रखा है, ठीक है। और यदि उस संख्या से 36 घटाया जाता है, यानी एक्स वाई से 36 घटा दिया जाए, तो इसके अंक एक दूसरे का स्थान बदल लेते हैं बराबर दोस्तों, यानी आ जाएगा आपका वाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो वह संख्या क्या है। अब दोस्तों ये जो एक्स वाई है, जिसमें मैं बोलता हूँ इकाई का अंक y है और x दहाई का अंक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो दहाई का अंक है उसे 10x लिख दें। जो हमारा अंक है ये अंक सिंपल, अगर यहाँ पे 2 होता तो 10 इंटू 2 लिख देते हैं, और प्लस ये y, ये हमारा संख्या बना देता। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। अगर हमारा 23 होता, ठीक है, तो 23 को अगर हम इसे इस फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, 10 इंटू 2 जो x की वैल्यू है प्लस 3। अब आप देख लीजिए 23 आ रहा है, ठीक है। तो ये दोस्तों इसमें एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि हम किसी संख्या को इकाई दहाई के अंक को हम इस तरीके से इस फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो अब दोस्तों इस इक्वेशन पे ध्यान देते हैं। इक्वेशन 2 ये इक्वेशन 1 है। तो अब इक्वेशन 2 को हम जो एक्स वाई है, अब इसे हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई, और ये -36 है इक्वेशन, बराबर ये क्या है, वाई एक्स को हम कैसे लिखेंगे, 10y प्लस एक्स, ठीक है। अब दोस्तों ये आ गई। अब ये हमारी इक्वेशन, इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स इधर चला है, वाई इधर चला है, तो क्या आ जाएगा, 9x माइनस 9y बराबर दोस्तों 36। अब यहाँ दोस्तों आ गया x माइनस वाई बराबर 9 चौक 36 4, और x प्लस वाई हमें 8 पता है। अब दोस्तों इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोनों को जोड़ दिए तो y से y कट गया, तो 2x बराबर 8 4 12। तो यहाँ दोस्तों x बराबर 6 आ गया। तो यहाँ से अब दोस्तों इक्वेशन 1 यूज़ कर लेंगे। तो x बराबर 6 है तो y बराबर 2 आ गया। तो हमारी संख्या दोस्तों 62 हो गई। ये हमारा आंसर है, जो कि डी है। अब दोस्तों अगले पेज पे हम चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक और स्वयं को छोड़कर ये जो संख्या दे रखी है कि कितने गुणनखंड हो सकते हैं। तो टोटल फैक्टर का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था दोस्तों,
ऊपर 2 टू द पावर 6 लिखा है, 3 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 4, 7 टू द पावर 2। तो मैंने बताया था पावर को आप जोड़ते चलते हैं, तो 6+1 इंटू 2+1 इंटू 4+1 इंटू 2+1। तो ये दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। अब ये कितना आ रहा है, 7 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3। अब बस इन्हीं का मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों। तो 7×5 = 35, 35 समय है दोस्तों आपका आएगा 315। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 15। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक सभा में 8 व्यक्ति उपस्थित थे। अब सभा के अंत में सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो सभा के अंत में कुल कितनी बार हाथ मिलाया। तो दोस्तों ये टाइप के क्वेश्चन का एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, बस उन्हें उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, जो जितने व्यक्ति हैं नंबर n इंटू n-1/2 होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, बस आप यही लगा दीजिए इसमें। 8 हैं, 8-1/2, तो यहाँ पे 8 से काट दिए 4 और ये बचा 7, तो 7 चौक 28। तो टोटल दोस्तों ये 28 बार हाथ मिलाएंगे। अब दोस्तों एक पेज ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं उस पर। यदि दूसरा पद, तो हमें पता है n पदों के फॉर्मूला क्या होता है, a+n-1 इंटू डी। तो दोस्तों दूसरा पद हो जाएगा आपका, सेकेंड पद आपका हो जाएगा a+n की वैल्यू 2 रख देंगे, तो 2-1 1 इंटू डी। ठीक है, ये आपकी दोस्तों इक्वेशन 1 आ गई, जो कि दे रखा है आपका सेकेंड पद का वैल्यू 13। ठीक है, अब दोस्तों बोला है कि पांचवा पद जिसकी वैल्यू 25 दे रखी है, 25 है आपका पांचवा पद, बराबर a+5-1 इंटू डी, बराबर दोस्तों a+4d। अब ये दोस्तों इक्वेशन 2 आ गई। अब 1 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 से दोस्तों a की वैल्यू अगर हम रख दें, तो a की वैल्यू a बराबर 13 - d आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन 2 में रख लेते हैं। दोस्तों 25 बराबर 13 - d प्लस 4d। अब यहीं दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। अब 13 इधर जाएगा, तो 25 में से 13 घटाए तो हमारा बचा 12, बराबर दोस्तों 3d। तो यहाँ दोस्तों सारा अंतर आ गया हमारा 4। अब इक्वेशन पहले को यूज़ कर लें, तो a की वैल्यू दोस्तों हमारी आ गई 9। 9 और 4 हमारा ये आ गए वैल्यू। अब पूछा क्या है, सातवां पद क्या है। तो दोस्तों सातवां पद क्या होगा, 7th, a+6d होगा। तो बराबर 9 + 6 इंटू 4। अब 6 चौके 24, 9 33। तो दोस्तों आपका बी आंसर आ गया। अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक छात्र परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर देने पर 4 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत उत्तर देने पर 2 अंक कट जाते हैं। ठीक है, 2 अंक निगेटिव हो जाते हैं, जो हमारे पेपर में होता है अक्सर। और हमारा एक ही अंक कटता है और एक ही अंक कटने वाला है पेट में। चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं। अब वह कुल 40 प्रश्नों का उत्तर देता है। ठीक है, 40 प्रश्नों का उत्तर देता है और 100 अंक प्राप्त करता है। तो उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया है, ये दोस्तों क्वेश्चन इसने पूछा है। तो दोस्तों एक पेज ले लेते हैं, अब उस पर सॉल्व करते हैं। तो क्या है बोला, अगर मान लीजिए टोटल 40 प्रश्न उसने सॉल्व किए हैं। ठीक है, टोटल 40 प्रश्न, अगर 40 के 40 सही होते हैं, ठीक है, तो उसे 4 चौके 16, 160 अंक प्राप्त होते हैं। अब दोस्तों मतलब है कि कुछ गलत है, क्लियर सी बात है, क्योंकि उसने टोटल कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं, 100 मार्क्स प्राप्त किए हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मान लीजिए उसने 40 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और मैं उसमें से मान लेता हूँ कि x उसने सही किए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 40 - x गलत किए होंगे उसने। ठीक है, अब इक्वेशन बना लेते हैं। अगर x उसने सही किए हैं तो x इंटू 4 होगा, क्योंकि 1 के 4 मार्क्स मिल रहे हैं। और अगर उसने 40 - x गलत किए हैं, तो ठीक है, तो -2 होगा, क्योंकि एक एक के लिए -2 हो रहा है, और ये 40 - x उसके नंबर घट जाएंगे टोटल में। अब यही बराबर दोस्तों 100 दे रखा है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं इतनी वैल्यू, ये कैसे लिखा मैंने इक्वेशन। ये दोस्तों सही का है, और ये जितने जो गलत किए हैं उसने, उसका निगेटिव होगा 2, एक का 2 निगेटिव होगा, और टोटल इसने 40 - x निगेटिव किए हैं, गलत किए हैं मतलब।
तो 40 माइनस एक्स इंटू 2 आपका टोटल नेगेटिव हो जाएगा और ये बराबर 100 दे रखा है। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया 204x माइनस 80 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2x बराबर 200 दे रखा है। तो यहाँ दोस्तों 6x बराबर आ गया आपका 180, तो यहाँ पे x बराबर आ गया आपका 30। तो इसने पूछा है किसने कितने प्रश्नों को गलत उत्तर दिया। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गलत। आप ये निकाला है x आपका सही है, कितने प्रश्नों का उसने सही दिया है, तो गलत कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 40 माइनस 30 बराबर 10। तो आपका ए आंसर हो जाएगा। अब अगले पेज पे हम चलते हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लड़के को किसी संख्या को 7/8 से गुणा करने को कहा गया। ठीक है, कहा गया। अब उसने संख्या को 17/8 से गुणा कर दिया। ठीक है, 7 को 17 कर दिया उसने, तो सही उत्तर से 30 ज़्यादा प्राप्त हुआ। तो सीधी सी बात है, 17/8 से गुणा करेगा तो ज़्यादा होगा, और बोला 30 ज़्यादा प्राप्त हुआ, तो वह संख्या क्या थी। तो अब मान लेते दोस्तों वह संख्या x थी, तो x को 7/8 से गुणा करने को कहा गया, पर 17/8 से गुणा कर दिया। तो दिया गया है दोस्तों इक्वेशन कि 17/8 से गुणा करके x को, और जबकि 7/8 से गुणा करना था, और इन दोनों का अंतर दे रखा है दोस्तों 30, क्योंकि 30 ज़्यादा प्राप्त हुआ है। मतलब 7/8x बराबर 30 दे रखा है। तो इसी इक्वेशन को दोस्तों सॉल्व कर लीजिए। तो 10x/8 बराबर 30। तो यहाँ दोस्तों 10x बराबर आपका आ जाएगा 8 8 24 240। अब यहाँ से दोस्तों x की वैल्यू आ जाएगी 24, यानी संख्या आपकी 24 थी। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, 15,000 कर्मचारियों वाली एक फर्म में 300 को वेतन वृद्धि मिली। ठीक है, और 100 को पदोन्नति हुई। अब टोटल 1500 हैं तथा 50 को दोनों लाभ मिले, यानी दोनों लाभ मिले। अब कितने कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं मिला। ठीक है, तो दोस्तों अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या है कि 300 को वेतन वृद्धि मिली, तो टोटल कितनों को लाभ मिला हम वो देख लेते हैं। तो लाभ मिला दोस्तों 300 को वृद्धि मिली, और दोस्तों 100 की पदोन्नति हुई, 100 की पदोन्नति हुई, तथा 50 को दोनों लाभ मिले, यानी इन्हीं में से दोस्तों 50 को दोनों मिले हैं। ये 50 आपका 300 में भी इंक्लूड है, और ये दोस्तों 50 आपका 100 में भी इंक्लूड है। तो एक बार 50 हम घटा देंगे तो टोटल हमारे लाभार्थियों की संख्या आ जाएगी। तो ये कितना आ गया दोस्तों 350। अब पूछा है कितने को कोई लाभ नहीं मिला, तो अब टोटल है दोस्तों 1500 में से 350 घटा दीजिए, तो आपके कितने आ गए दोस्तों 1150 को कोई लाभ नहीं मिला। तो ये हमारा उत्तर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी 2 अंकीय संख्या और उसके अंकों को उलट कर लिखने पर बनी संख्या का योगफल सदैव विभाजित होगा। अब दोस्तों एक पेज ले लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि 2 अंकीय संख्या है, मान लीजिए वो x y है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम 10x + y लिख सकते हैं। ठीक है, अब बोला है उलट कर लिखने पर, तो उलट के लिखने पर हमारा yx बन जाता है। ठीक है, तो yx को भी हम 10y + x लिख सकते हैं। अब बोला है बनी संख्या का योगफल, यानी दोनों का योगफल। अब दोनों को हम ऐड कर देते हैं दोस्तों, तो क्या आ गया ये 10x + x 11x + 10y + y 11y। तो दोस्तों इसे यहाँ से 11 कॉमन ले लिए, तो ये x + y आ गया। तो सदैव विभाजित होगा, तो सीधी सी बात है 11 आ रहा है, तो 11 से ये हमेशा विभाजित होगा। तो ये दोस्तों हमारा आंसर हो गया। x + y हमारा कुछ भी रहे, पर 11 ज़रूर आएगा, 11 का मल्टीपल। तो हमारे दोस्तों 11 से हमेशा विभाजित होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें भी पेज की ज़रूरत पड़ती है। तो एक कूलर 5 किस्तों में बेचा गया। ठीक है, और हर किस्त पूर्ववर्ती किस्त से दोगुनी है। 5 किस्तें हैं और दूसरी किस्त से दोगुनी है पूर्ववर्ती किस्त से, और यदि पहली किस्त 300 है तो कूलर की कीमत क्या है। अगर दोस्तों पहली किस्त दे रखी है 300 और हर किस्त दोगुनी होती जा रही है, तो आइए निकाल लेते हैं। तो दूसरी आपकी दोस्तों किस्त कितनी हो जाएगी, सेकेंड किस्त आपकी 300 × 2 बराबर आपकी क्या हो जाएगी 600। तीसरी दोस्तों, अब पूर्ववर्ती से बोला है ना कि पहली से, तो पूर्ववर्ती 600 है, 600 × 2 कर दीजिए तो आपकी 1200। ऐसे ही दोस्तों फोर्थ आपकी आ जाएगी 12 × 2 = 2400,
और ऐसे ही दोस्तों आपकी फिफ्थ आ जाएगी। 5 किस्त बोला है टोटल, तो 5वीं के साथ क्या आ जाएगी दोस्तों 4800। अब इन्हीं दोस्तों आप इन्हीं सबको जोड़ दीजिए, तो 48 24 आपका कितना आ जाएगा 52, 52 दोस्तों 72, 72 12 आपका दोस्तों 82, सॉरी 84, 84। अब इसमें 600 जोड़ देते हैं, तो 8400 भी आया है, 600 9000 और 9300। दोस्तों ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब अगले पेज पे हम चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, शेयर ए की कीमत हर साल 60 पैसे बढ़ जाती है और शेयर बी की कीमत हर साल 33 पैसे बढ़ जाती है, बढ़ोतरी होती है। और 1991 में दोस्तों 1991 में शेयर ए की कीमत दे रखी है 6 रुपये 20 पैसे, ठीक है, और शेयर बी की कीमत दे रखी है दोस्तों 8 रुपये 30 पैसे। तो किस वर्ष में ए की कीमत यानी शेयर ए की कीमत बी से 60 पैसे दोस्तों 60 पैसे अधिक होगी? तो अब आइए एक पेज ले लेते हैं, उस पर सॉल्व करेंगे। तो शेयर ए की कीमत हर साल 60 पैसे बढ़ जाती है, ठीक है, और दे रखा है 1991 में। तो पहले 1991 में देख लेते हैं। तो 1991 में ए के शेयर की कीमत थी दोस्तों 6 रुपये 20 पैसे, जिसको हम 620 पैसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब टोटल पैसे में बात करनी है तो हम पैसों में लिख लेते हैं। ऐसे ही दोस्तों शेयर बी की कीमत क्या है 8 रुपये 30 पैसे, अब इसे हम लिख देते हैं 830 पैसे। अब बोला है कि किस वर्ष में, तो किस वर्ष में ए की कीमत 60 पैसे अधिक हो जाएगी। तो हम मान लेते हैं टी वर्ष में आपके शेयर की कीमत इतना हो जाती है डिफरेंस। तो अब दोस्तों आगे देख लेते हैं। तो टी वर्ष में हो जाती है बढ़कर और हर वर्ष 60 पैसे बढ़ती है। तो दोस्तों हमारा क्या है 1991 हमारा 620 पैसे था, प्लस हमारा टी वर्ष बाद हम जोड़ रहे हैं, तो टी वर्ष बाद बोला है तो हर साल 60 पैसे बढ़ रही है, तो 60 पैसे बढ़ा देते हैं इंटू टी, ठीक है, ये आपका ए का शेयर हो गया टी वर्ष बाद। अब दोस्तों बी का शेयर टी वर्ष बाद देख लेते हैं। तो 830 प्लस हर साल 33 पैसे ये बढ़ रही है, तो 33 इंटू टी, ये आपका दोस्तों बी का शेयर हो गया, ठीक है, ये बी का शेयर हो गया। अब बोला है ए की कीमत बी से 60 पैसे अधिक है, यानी इन दोनों का डिफरेंस दोस्तों 60 दे रखा है, ठीक है, थोड़ा मैं इसे फ्रेम में ले लेता हूँ, 60 दे रखा है। अब यही दोस्तों इक्वेशन आ गई, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे सॉल्व करने पे क्या आता है, तो 830 माइनस 620 दोस्तों आपका आ जाएगा 210, और ये माइनस में आएगा, और ये प्लस 60t है और ये माइनस 33t है, तो ये आपका दोस्तों प्लस 27t आ जाएगा, ठीक है, बराबर 60 है वैल्यू। अब 210 उधर चला जाएगा, तो 27t बराबर दोस्तों आ गया 270, ठीक है, यहाँ से t की वैल्यू आ गई आपका 10 वर्ष, ठीक है, तो t की वैल्यू 10 वर्ष आ गई और 1991 में 10 जोड़ देंगे दोस्तों, तो आपका आ जाएगा 2001, तो आपका ए आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दोस्तों आइए अगले क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। इसमें दिया है एक समूह में उतनी ही मुर्गियां हैं जितने भेड़ हैं, ठीक है, और पुरुष बकरियों से 2 गुना है। अब दिया है और बकरियां भेड़ों से 2 गुना है। तो यदि पैरों की कुल गणना 44 है तो समूह में कितने 4 पैर वाले जानवर हैं, ठीक है। तो अब 4 पैर वाले जानवर पूछा है, पहले हम बेसिक जो दे रखा है अपने वो हम इक्वेशन निकाल लेते हैं। क्या है, जितनी मुर्गियां हैं उतने भेड़ हैं, तो ठीक है, मुर्गियों को मैं एम से लिख रखा हूँ और भेड़ को बी से मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, और इन दोनों की संख्या बराबर दी हुई है, तो ये बराबर मैं एक्स मान ले रहा, ठीक है। अब पुरुष बकरियों से 2 गुना है, तो इसे बाद में लिखते हैं, और बकरियां भेड़ों से 2 गुना है, तो ये भेड़ रही, तो हमारी गोट हो गई जो बकरियां वो भेड़ों की 2 गुना है, मतलब 2x है। अब पुरुष को दोस्तों मैं मैन से लिख देता हूँ, मैन आपके हो गए 2x इंटू 2 बराबर 4x, ठीक है। अब बोला है यदि पैरों की कुल गणना 44 है, 44 पैर हैं। अब मैन के पास दोस्तों 2 पैर होंगे, गोट के पास 4 होंगे, ठीक है, और भेड़ के पास आपके 4 पैर होंगे,
भेड़ जो है 4 पैर हो गई और मुर्गी आपकी 2 पैर वाली। तो अब दोस्तों इक्वेशन सारे जोड़ देते हैं आप। टोटल 44 पैर बोला है इसने। अब दोस्तों टोटल 44 पैर दे रखा है और इसने पैरों की गणना की है, पैरों के जोड़ों की नहीं। तो अब मैन में 2 पैर हैं और मैन 4x हैं, तो 2 इंटू 4x कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही गोट में 4 पैर हैं और ये 2x हैं, तो प्लस 4 इंटू हम 2x कर देंगे गोट के लिए। और आपकी जो भेड़ हैं, भेड़ एक के 4 पैर होते हैं और ये टोटल x हैं, तो प्लस 4 इंटू एक्स कर देंगे। और प्लस ये जो आपकी मुर्गियां हैं, मुर्गी के 2 पैर होते हैं, तो प्लस 2 इंटू एक्स कर देंगे। ये दोस्तों आपका इक्वेशन आ गया है, इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो 44 इक्वल टू आपका आ गया 8x प्लस 4 दूना 8x प्लस 4x प्लस 2x। तो 8 8 16, 16 4 20 2 22x दोस्तों। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी 2। अब क्या पूछा है, तो समूह में 4 पैर वाले कितने जानवर हैं। तो चार पैर वाले आपके एक हैं भेड़। ठीक है, भेड़ हो गई 4 पैर वाली जिनकी संख्या x है, और चार चार पैर वाले आपके गोट हो गए और इनकी संख्या दोस्तों 2x है। ये 4 लेग यहाँ पे लिख देता हूँ। ये भेड़ हो गई आपकी दोस्तों और ये आपकी हो गई गोट। ठीक है, ये बराबर आपकी 3x आ गई और x की वैल्यू आपकी 2 है, ये दोस्तों 6 आ गया। तो आपका आंसर सी है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक प्रतियोगिता में 7 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ठीक है, 7 खिलाड़ियों ने भाग लिया। विजेता बनने के लिए प्रत्येक खिलाड़ी को अन्य सभी खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा। अन्य सभी, ये बात ध्यान दीजिएगा, हमने एक पहले क्वेश्चन लगाया था जिसमें क्या था, उसमें सबसे हाथ मिलाना था अन्य सभी से, और यहाँ प्रतिस्पर्धा करनी है, तो चाहे हाथ मिलाए, चाहे प्रतिस्पर्धा करे, चाहे सबको पैसे बांटे एक दूसरे को, तो सब बराबर होती है दोस्तों। तो अब बताइए प्रतियोगिता में कुल कितनी बार मुकाबला किया गया। तो हमें पिछला फॉर्मूला याद है, n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू, बस वही लगा दीजिए। 7 खिलाड़ी हैं तो 7 इंटू 6/2, ये 3 बार गया तो 7 3 21, हमारा 21 आंसर आ गया, जो कि बी पार्ट। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 अंकों की संख्या है ए बी सी डी ई एफ। थोड़ा एक पेज दे देते हैं, इसमें लगेगा। तो 6 अंकों की कोई संख्या है ए बी सी डी ई एफ, जो कि 1 2 3 4 5 6 अंकों से बनी हुई है और प्रत्येक सिर्फ एक बार उपयोग किए गए हैं। ठीक है, रिपीट कोई नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कि 3 अंक की संख्या ए बी सी जो 4 से विभाजित है, पहले लिखते चलते हैं। ए बी सी डी ई एफ 6 अंकों की संख्या है। अब ये इसमें क्या अंक यूज कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये यूज कर सकते हैं। और आगे दिया है 3 अंक की संख्या ए बी सी 4 से विभाजित है। तो मान लीजिए कोई ए बी सी संख्या है जो 4 से विभाजित है। अब 4 से विभाजन का मैंने रूल बताया था कि आखिरी के 2 डिजिट वो 4 से विभाजित होने चाहिए, यानी मतलब क्या है, बी सी जो बनेगा वो 4 से डिविजिबल होगा। अब इसका देखते हैं हम, आगे कहीं यूज होगा कर लेंगे। अब दोस्तों अगला है बी सी डी 5 से विभाजित है। बी सी डी ऐसे लिखते हैं, 5 से विभाजित है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बताया था 5 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था, या तो आखिरी का अंक 0 हो या तो 5 हो। तो अब दोस्तों ऑप्शन में हमारे यहाँ 0 का ऑप्शन है ही नहीं, तो सीधी सी बात है डी की प्लेस वैल्यू हमेशा आपकी 5 आएगी, तब ये बी सी डी आपका 5 से विभाजित आएगा। तो आपको डी बराबर 5 पता चलेगा अभी भी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सी डी ई 3 से विभाजित है। सी डी ई 3 से विभाजित है। अब 3 से विभाजन का मैंने रूल बताया था कि तीनों का योग, देखते हैं 3 से विभाजित है नहीं। डी बराबर हमें 5 दिया ही है, तो 5 प्लस सी प्लस ई हमारा 3 का, आपका 3 का गुणज होगा, या 3 से हम कहते सीधे डिवाइड होगा। और दोस्तों अगला दे रखा है डी ई एफ 11 से विभाजित है। दोस्तों डी ई एफ 11 से विभाजित है। डी हमें 5 पता ही है,
11 का रूल क्या होता था। अब दोस्तों मैं वहाँ पे 11 से डिविजिबिलिटी का रूल मैं बताना भूल गया था, पर 11 का आप रूल समझ लीजिए। 11 के रूल में क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, जो कि 10,813 है। ठीक है, तो 11 की डिविजिबिलिटी में हम क्या करते हैं, ऐसे इसे लिखते चलते हैं, 1 माइनस, इसके बीच में प्लस माइनस अल्टरनेट साइन लगाते चलेंगे, तो 1 माइनस 0 कर दीजिए, प्लस 8 कर दीजिए, माइनस 1 कर दीजिए और प्लस 3 कर दीजिए। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या है 0, ये हट जाएगा, 8 माइनस 1 आपका दोस्तों आ जाएगा 7 और 7 4 11। ठीक है, यहाँ पे 11 आ ही गया है। अब पर इसमें क्या होता है ना कि ये जो वैल्यू आ रही है इन सभी का प्लस माइनस ऐड करके, ये या तो 11 हो या ये आपका 0 हो, ये आपका 11 से डिवाइड होगा। ये आपका दोस्तों 11 डिविजिबिलिटी का रूल है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसे अप्लाई करें सेम, तो डी ई एफ को क्या करेंगे, डी हमें पता है 5 माइनस ई प्लस एफ, या तो 0 आए या ये 11 आए, इन दोनों में से एक है दोस्तों। तो अब हम चलिए, इतने हमारे पास इक्वेशन है, अब हम सॉल्व करते हैं। तो अब दोस्तों आपको एक एक चीज़ देख के सॉल्व करना पड़ेगा, पर मैं अगर इतने इक्वेशन बनाने के बाद आप बार बार इसे करेंगे तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। ऑलरेडी आप देख रहे हैं हम इतना टाइम लगा दिए। पर मैं अगर आपको बताऊं कि जहाँ से हमने यहाँ पे डी से दिखा दिया कि डी हमारा 5 कंफर्म हो गया। अब ऑप्शन में अगर हम जाएं तो देखते हैं ए बी सी डी ई एफ है ये, तो डी कहाँ पे 5 आ रहा है, तो आप देख सकते हैं हर ऑप्शन में सिर्फ 5 सी ऑप्शन में, तो आपका सिर्फ डी से ही आपका दोस्तों आंसर आ गया। हालांकि इसमें अगर नहीं आया हो तो मैं हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस को ऑप्शन से ही चेक करने कहूँगा। तो ये आपने तो पहले बना दिया बेसिक। अब आप देख लीजिए, जैसे अगर आपको पहला अप्लाई करना है ए बी सी, तो आप बी सी पोजिशन देख लीजिए, तो बी सी पोजिशन जैसे यहाँ पे 25 आ रहा है ये वाले में, तो 25 4 से डिविजिबल है नहीं, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। तो ऐसे ही दोस्तों आप चेक करके कर लीजिएगा हमेशा, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आया। ठीक है, हमेशा ऑप्शन से जाइएगा और बेसिक ये जो आपके इक्वेशंस हैं इनको लिख लीजिएगा। कभी कभी आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके टाइम और आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, एक परीक्षा में 5 छात्र ए बी सी डी ई उपस्थित हुए हैं। ठीक है, सी को बी से 5 कम अंक मिले और डी को बी से 10 अंक ज़्यादा मिले, अधिक मिले हैं। ठीक है, और ए से 20 अंक कम मिले, डी को ए से 20 अंक कम मिले हैं। ठीक है, यानी डी का ए का अंक डी से 20 ज़्यादा है। अब एवं ई को बी से 22 अंक अधिक मिले हैं। सारा देख लीजिए, आपको बी से कंपैरिजन किया है और बी को कुल अंक 40 मिले हों तो ए को अंक कितने मिले हैं। ठीक है, तो आपको तो डायरेक्ट निकल आएगा क्योंकि दे ही रखा है ऑलरेडी, बी को कुल अंक 40 मिले हैं, तो बी का 40 निकाल लिए। अब आप इस लाइन पे चले जाइए, इस लाइन पे डी को बी से 10 अंक ज़्यादा मिले हैं, 10 अंक अधिक मिले हैं, तो डी का अंक दोस्तों 10 अंक अधिक मिला है, तो डी का अंक 50 हो गया। अब क्या बोला है, डी को बी से 10 अंक अधिक मिले और ए से 20 अंक कम मिले हैं, तो ए से 20 अंक कम मिले हैं, यानी डी बराबर है दोस्तों ए माइनस 20। तो यहाँ से ए की वैल्यू आपकी आ गई दोस्तों 50 20 70। अब यही आपसे पूछा है कि तो ए को अंक कितने मिले हैं, तो ए को 70 अंक मिले हैं। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें दिया हुआ है 10 टू द पावर 12 माइनस 1 को 111 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। ठीक है, तो अब 10 टू द पावर 12 को कैसे लिखेंगे, 10 10 के आगे 12 जीरो, तो 3 3 6 3 9 3 12। अब दोस्तों इसमें से एक घटाने को बोला है, तो एक घटा लेते हैं, तो क्या आता है, ये ज़ीरो कन्वर्ट होके आपका दोस्तों 9 आ जाएगा। एक यहाँ से हासिल दे दिया मैंने, सब आगे आगे, तो फिर यहाँ पे 10 है, यहाँ से भी ये 10 की जगह 9 हो जाएगा। तो सब दोस्तों जितने भी ज़ीरो हैं ये 9 हो जाएंगे, तो 3 3 6 3 9 3 12। तो ठीक है दोस्तों, अब ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इसको हमें 111 से भाग देना है। ठीक है, तो ये अब देख लीजिए 9 बार जाएगा, तो 999 आ गया। ये तीन के तीनों दोस्तों कटे हैं, तो अब भागफल का रूल क्या था भाग देने का, कि अब अगला डिजिट ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है, तो 9 हमने नीचे ला दिया। अब इससे तो हमारा काम बनेगा नहीं, अब एक और 9 हमें चाहिए नीचे, तो एक और 9 नीचे लिख देंगे, यहाँ ज़ीरो बढ़ा देंगे,
अब इससे भी काम नहीं बनेगा तो एक और 9 नीचे लिखना है, तो एक और 9 नीचे लिख दिए, एक ज़ीरो और बढ़ा दिए। अब ये दोस्तों 9 बार चला जाएगा, 999 कट गया दोस्तों। अब फिर सेम चीज़ रिपीट होगी, 9 नीचे आ गया, 2 को हमें और नीचे लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 ज़ीरो और बढ़ेगा। तो दोस्तों यही रिपीट होता चला जाएगा, आप देख रहे हैं 900, फिर 900, फिर दोस्तों 900 और आखिरी में 9। ये आप दोस्तों आगे करते चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा डी, ये आपका आंसर है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दी हुई है दो संख्याएं x और y हैं। x वह कम से कम संख्या है जिसे जब 3 और 7 से भाग दिया जाता है तो हर बार 2 शेष बचता है। ठीक है, 3 और 7 दोनों से भाग दिया जाता है तो हर बार 2 शेष बचता है। और y वह कम से कम संख्या है जिसे 5 और 11 से भाग दिया जाता है तो हर बार 4 शेष बचता है। तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट लगेगा, वो मैं आपको समझाता चलता हूँ। ठीक है, तो दे रखी हैं दो संख्याएं x और y। अब क्या है, x वह कम से कम संख्या है, तो अब x की चलिए बात कर लेते हैं। जब जिसे 3 और 7, अब दोस्तों 3 और 7 इन दोनों से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, और ये दो की दोनों प्राइम नंबर है, इन दोनों का कोई एक महत्तम समापवर्त नहीं है। तो ऐसी संख्या जो 3 से भी डिविजिबल हो या 7 से भी डिविजिबल हो, अगर 3 से डिविजिबल कोई संख्या होती है तो वो 3 का मल्टीपल होती है। जैसे अगर 3 से कोई डिविजिबल संख्या हुई तो 3 इंटू, मैं यहाँ पे मान लो अगर कोई z, तो ये जो z होगा ये 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यही जो वैल्यू आप रखेंगे 1 तो 3 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 9। तो ये 3 का मल्टीपल होगा। ऐसे अगर 7 से डिविजिबिलिटी भी है तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 3 और 7 दोनों का मल्टीपल निकालने के लिए 3 इंटू 7 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो आपकी संख्या x क्या हो जाएगी, 3 इंटू 7 इंटू में मान लेता हूँ कोई z है, और आपका यहाँ पे दोस्तों दो शेष भी बच रहा है इन दोनों से भाग देने पे, तो दो जो शेष बच रहा है उसे +2 आप कर दीजिए। ठीक है, पहले भी हम करते आए हैं। अब अगला क्या है, y कम से कम संख्या है जिसे जब 5 और 11, अब ये देख लीजिए y के लिए 5 और 11 दोनों से जाए, ये दोनों दोस्तों प्राइम नंबर हैं, इन दोनों का कोई महत्तम समापवर्त नहीं है। तो इन दोनों से अगर डिविजिबल संख्या चाहिए हमें तो 5 और इंटू 11, अब ये इंटू हम z मान लेते हैं, इसका इन दोनों के मल्टीप्लाई का मल्टीपल होना चाहिए, तभी ये 5 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी डिविजिबल होगा। और इन दोनों से भाग किया जाता है तो हर बार 4 शेष बचता है, यानी +4 है आपका, जो शेष बचेगा वो +4 हो जाएगा। तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो दोस्तों अब पूछा है x प्लस वाई का मान, तो हम यहाँ से x प्लस वाई निकालें तो क्या आ रहा है, ये हमारा ये z है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसे 2 मत समझ लीजिएगा, ये z है। तो 7 यहाँ 21z +2, और प्लस क्या है 11 पचे 55z +4। अब जोड़ दीजिए, 21 55 आपका दोस्तों कितना आ जाएगा, ये 76z प्लस 4 2 6। अब दोस्तों बोला है क्या है, कम से कम संख्या। अब कम से कम संख्या के लिए दोस्तों z की वैल्यू 1 रख देंगे, क्यों, कम से कम पूछा है, और z की वैल्यू 2 रहेगी तो इससे ज़्यादा जल्दी चली आएगी, तो कम से कम z की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो 76 + 6 आपका दोस्तों 82 उत्तर आ गया, जो कि बी है। अब दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया हुआ है एक प्लाट के क्षेत्रफल का सर्वेक्षण 303.5 एकड़ के रूप में किया गया है। तो टोटल दोस्तों प्लॉट की जो एरिया है 3.5 एकड़ है। ठीक है, एकड़। अब क्या है, पटवारी ने इसे 1 एकड़ को 0.4 हेक्टेयर के आधार पर मीट्रिक प्रणाली में दिया। तो ये जो पटवारी है आपका, इसे 1 एकड़ बराबर 0.4 हेक्टेयर लिया है उसने। अब दोस्तों क्या है कि यदि 1 एकड़ का उत्तम नाप, 1 एकड़ का उत्तम नाप दिया है 0.40467, ठीक है, 40467, तो उक्त अनुमान में त्रुटि हेक्टेयर में कितना है। तो दोस्तों त्रुटि पहले देख लेते हैं कि एकड़ में त्रुटि कितनी है। तो एकड़ में दोस्तों त्रुटि कितनी आ रही, 0.40467, जो
एक्चुअल में मान है जो हमेशा होना चाहिए करेक्ट है, और माइनस जो त्रुटिपूर्ण मान है ये 0.4 जो पटवारी द्वारा लिया गया। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई दोस्तों, घटा दीजिए तो 0.00467 ये प्रति एकड़ त्रुटि मान है। और आपको दोस्तों टोटल 3.5 एकड़ था, तो टोटल दोस्तों त्रुटि आपकी बराबर 3.5 और प्रति एकड़ त्रुटि कितनी आ रही थी 0.00467। ठीक है दोस्तों, तो अब इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.016345 हेक्टेयर। तो आप दोस्तों देख लीजिए ये ऑप्शन 0.016 इसमें मिल रहा है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है एक संख्या को जब 6 से भाग दिया जाता है तो 5 शेष रह जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं वो नंबर n है, और मैंने पहले ही आपको बता रखा है इसे कैसे लिखते हैं, तो इसे 6x + 5 लिख देंगे। ठीक है, अब बोला है कि अगर अगर 5 से भाग दिया जाता है तो 4 शेष रह जाता है। तो वही नंबर को अगर हम 5 से भाग दें तो 5 और कितना मल्टीपल है दोस्तों, यहाँ पे तो x टाइम मल्टीपल था इसका, पर यहाँ पे कितना है ये हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे 5y कर देंगे और +4 कर देंगे। और जब 4 से भाग दिया जाता है तो 3 शेष रह जाता है, तो सेम नंबर दोस्तों 4z + 3 रह जाता है। और जब 3 से भाग दिया जाता है तो 3, इसे p मान लेते हैं, 2 शेष रह जाता है। और जब 2 से तो 1 शेष रह जाता है। तो संख्या क्या है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट आंसर से चेक कर लीजिए, एक ही आंसर से आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो आप चेक कर लेते हैं, पहले 6 से भाग दीजिए। तो अगर हम पहले 49 का कैलकुलेट करें तो 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, एक शेष ये तो आएगा ही नहीं पहले से ही। अब 6 से इसका भाग दे के देख लेते हैं, तो 6 दूनी 18, सॉरी 6 तियाँ 18 और एक शेष, तो ये भी नहीं आएगा पहला वाले के हिसाब से। 6 का इसमें भी भाग देते हैं, तो दोस्तों 6 नवियाँ 54, 5 शेष हो रहा है, तो 6 वाला तो मिल जा रहा है। अब 5 का देख लेते हैं, तो 11 पचे 55, 4 शेष ये भी मिल जा रहा है दोस्तों। अब 4 से एक बार चेक कर लेते हैं, 4 का 4 एकम 4, 19 बचा, 4 चौके 16, 3 शेष, ये भी दोस्तों सही आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है आपका यही आंसर होगा। एक बार ये कंफर्म कर लेते हैं है कि नहीं, 6 से एक बार देख लेते हैं दोस्तों, तो ये 6 से भाग दिए तो 6 चौके 24, 5 शेष बच रहा है। ठीक है, 5 से भाग दिए तो 4 शेष इसमें भी बच रहा है। 4 से भाग देते हैं दोस्तों, तो देख लेते हैं, 4 सते 28 और 3 शेष नहीं बच रहा है यहाँ पे। अगर हम 4 वाला यहाँ पे लॉजिक अप्लाई करें 4 से भाग देने पे, तो 7 चौक 28 और एक शेष बच रहा है, तो ये दोस्तों आंसर नहीं होगा। तो ऐसे आप चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन से अगर आप चेक करेंगे तो फास्ट हो जाएगा। अगर एक एक कैलकुलेट करने चलें इस तरीके से तो आपका दोस्तों बहुत टाइम कंज्यूम होगा, तो वो आप मेथड अप्लाई कर लीजिएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इतने 5 सही 3/4, 4 सही 4/5, 7 सही 3/8 के योगफल में कौन सा भिन्न जोड़ा जाए ताकि परिणाम एक पूर्ण संख्या हो जाए। अब देख लेते हैं, 5 सही 3/4 को दोस्तों 5 + 3/4 भी हम लिख सकते हैं, ये तरीका होता है। ठीक है, आप जोड़ के देख लीजिएगा वही वैल्यू आएगी। अब अगला जोड़ा है 4 सही 4/5 और अगला 7 सही 3/8, तो इसे 7 + 3/8 लिख देते हैं। अब दोस्तों ये तो पूर्ण संख्या है, इनको कंसीडर करने का मतलब ही नहीं है, हमें ये भिन्न नहीं हमें ध्यान देना है। तो अब भिन्न को हम अलग कर लेते हैं, 3/4 + 4/5 + दोस्तों 3/8। अब इसका क्या आ जाएगा, 40 ले लेते हैं नीचे। अब ऊपर क्या आ गया, 30 + 5 40, 8 चौक 32। अब ये क्या है, 8 पंजे 40, 5 3 15। अब दोस्तों ये चीज़ आ गई वैल्यू। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 30 32 62, 62 15 दोस्तों आपका आ जाएगा 77/40। ठीक है, अब दोस्तों इसमें क्या जोड़ा जाए ऐसा, तो अगर मैं इसे पूर्ण भिन्न बनाने के लिए इसमें +3/40 अगर मैं जोड़ दूँ, ठीक है, देख लीजिए 3/40 तो क्या आ जाएगा हमारा 80/40, ये कट के 2 आ जाएगा, तो दोस्तों ये पूर्ण भिन्न हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 3/40। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 31 से 60 तक
ध्यान दीजिएगा 31 से 60 तक सभी संख्याओं में से ऐसी संख्याएं जो 3 से भाज्य अथवा 3 को अपने किसी एक अंक के रूप में रखती हैं, ठीक है, को हटा दिया जाए तो कितनी संख्याएं शेष बचेंगी। अब दोस्तों क्लियर है कि 31 से 60 के बीच में टोटल 30 संख्या होंगी हमारी। तो अब दोस्तों क्लियर है कि 31 और 60 के बीच में टोटल 30 संख्याएं होंगी। अब ठीक है, बोला है 3 से भाज्य संख्याएं अथवा 3 को अपनी एक अंक के रूप में। तो पहले हम देखते हैं 3 को अंक के रूप में कितनी संख्याएं रखती हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए दोस्तों 31 है तो 31 से सीरीज स्टार्ट होगी और 31 से 39 के बीच में सभी 3 रखेंगी और इसमें बीच में जैसे 33 हो गया 3 से भाज्य है, 36 3 से भाज्य है, 39 3 से भाज्य है। तो हमें मतलब नहीं है, इसमें क्या दिया है, अथवा दिया हुआ है, यानी दोनों मिला के, ठीक है। तो 3 को अंक के रूप में ले लिया ये, और दोस्तों आगे ये कितनी संख्याएं होगी आपकी, 31 से 39 आपकी 9 हो गई। और दोस्तों अगर 40 की सीरीज में जाएं तो 40 की सीरीज में एक 43 आएगा जिसे 3 का अंक रखेगा, और 50 की सीरीज में जाए तो एक 53 आएगा जो 3 एक अंक रखेगा। और ये 200 हो गई 2 संख्याएं, और ये 200 संख्याएं टोटल हो गई 11, ठीक है। और क्या बोला है, अथवा 3 से भाज्य हों, तो 3 से भाज्य इनमें तो हैं ही कुछ ना कुछ, जैसे 36 39 33। अब इनके अलावा हम देख लेते हैं 3 से भाज्य कौन सी है, तो एक यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3 से भाज्य। तो इन सब के अलावा दोस्तों एक 42 होगा, ठीक है। 42 के बाद आपका होगा 45, 45 के बाद 48, 48 के बाद 51, 51 के बाद 54, 54 के बाद 57 दोस्तों, ठीक है। 57 के बाद आपका 60। इतने वैल्यूज हो गए दोस्तों। अब ये कितने हैं टोटल, 3 4 3 7। अब दोस्तों बोला है 3 से भाज्य हो अथवा 3 को अपनी किसी एक संख्या अंक के रूप में रखती हो को हटा दिया जाए तो कितनी संख्याएं बचेंगी, यानी इन दोनों का योग 11 + 7 = 18 है। इन्हें हम टोटल से हटा दें, यानी 30 - 18 = 12, तो कितनी संख्याएं शेष बचेंगी, तो 12 संख्याएं दोस्तों शेष बचेंगी। ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति पहले दिन 25 रुपये कमाता है और अगले दिन 15 रुपये खर्च कर देता है। फिर वह तीसरे दिन 25 रुपये कमा रहा है और चौथे दिन फिर 15 रुपये खर्च कर दे रहा है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि 2 दिन की साइकिल चल रही है। 2 दिन में ये क्या है, 25 रुपये कमाता है और 15 रुपये खर्च कर देता है। तो देख लेते हैं 2 दिन के साइकिल में वो क्या करता है, 25 कमा रहा है दोस्तों और 15 खर्च कर दे रहा है। मतलब 2 दिन में वो 10 रुपये बचा रहा है, ठीक है। 2 दिन में वो 10 रुपये बचा रहा है। तो अब एक दिन में हम अगर जोड़ें, एक डे में, तो वो दोस्तों 10/2 = 5 रुपये वो सेव कर रहा है। इतना वो दोस्तों 5 रुपये सेव कर रहा है एक दिन में। अब दोस्तों 16 दिन का अगर मैं जोड़ूं, 16 दिन का जोड़ूं, 16 डे का जोड़ूं, तो 16 डे में दोस्तों वो कितना सेव कर लेगा, तो 16 × 5, यानी दोस्तों ये 80 रुपये सेव कर ले रहा है 16 दिन में। और 16 दिन के बाद अगर हम 17वें दिन गए तो हमारा वो 25 रुपये फिर कमा लेगा। एक दिन में 25 रुपये कमाता है। 17वें दिन उसकी वैल्यू दोस्तों 80 + 25 = 105 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे हम निकाल लेंगे दोस्तों। इसमें बस इस टाइप के क्वेश्चन में ये ध्यान दिया करिए, जो 105 वैल्यू दी हुई है यहाँ पे आप डायरेक्ट मत पहुँचा करिए 5 5 का, अब 105 में हम 5 का भाग दे दिए तो टोटल कितना आ गया, 21 आ गया। ये दोस्तों आंसर नहीं होगा, क्योंकि उसके पहले ये किसी दिन 25 रुपये कमा लिया होगा। तो वो 25 रुपये, जैसे मैंने देखा ये 16वें दिन उसने 80 कमा लिया था और 80 में अगले 17वें दिन 25 जोड़ दिया कमाया, तो टोटल 105 पहुँच गया। तो बस इन टाइप के क्वेश्चन में इसी पॉइंट का ध्यान दिया करिए कि ये कैसे निकालते हैं, बाकी ये क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा पूर्ण संख्या का चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। दोस्तों थोड़ी मोड़ी अगर त्रुटियां रह गई हों या थोड़ा मोड़ा बीच में मेरा रुकावट रहा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पर दोस्तों मैंने कोशिश की है आपको कम से कम समय में बेस्ट से बेस्ट वीडियो दूँ और बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन लगवाऊँ, जो आपके क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस जिनके बहुत ज़्यादा हैं।
जिससे आप दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। और यही हमारे दोस्तों चैनल की मेन आप कह सकते हैं प्रेरणा है कि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिला सकें सभी को। तो दोस्तों इसी के साथ आज हम अलविदा कहते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ये वीडियो दोस्तों ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब हमारे चैनल पे कीजिए। तो इसी के साथ दोस्तों हम अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।